हेलो स्टूडेंट्स, SDY फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास फिजिक्स हिंदी माध्यम का प्रीवियस क्लास में कूलाम का नियम और उसका अनुप्रयोग हम लोगों ने पढ़ लिया था, उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी लगा लिया था। क्योंकि यह क्लास जो है स्पेशल हिंदी माध्यम के लिए है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के क्लास तो रेगुलर चलते रहते हैं, लेकिन अब आपको हिंदी माध्यम के भी क्लास आपको इस चैनल पर मिलेंगे। और यह बोर्ड का ही नहीं, बोर्ड के अलावा जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय समाप्त होते ही अब इससे संबंधित जितने भी आपके डेरिवेशन है, जितने इसके अनुप्रयोग हैं, वह सब बताने के बाद इस टॉपिक से संबंधित जितने क्वेश्चन आपके आईआईटी और नीट में आए हुए हैं या फिर किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी मतलब ये है कि आप इस चैनल के साथ हाइब्रिड क्लास कर सकते हैं, मतलब बोर्ड प्लस तैयारी यानी बोर्ड प्लस फाउंडेशन दोनों तैयारी आपकी इस चैनल पे हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए टॉपिक को। चूंकि देखिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप माइंड कंसंट्रेट होकर चीजों को पढ़ते हैं तो आपको यही सारी चीज तैयारी हो जाएगी। और मैं ये भरोसा आपको दिलाता हूं कि उदाहरण के साथ बिल्कुल आपकी भाषा में, आपके लैंग्वेज में मैं आपको चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा। और निश्चित तौर पे अगर माइंड आप केंद्रित करके, दिमाग को अपने केंद्रित करके चीजों को सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो आपको यही और अभी याद हो जाएगा। बाकी बाद में आपको अलग से समय देकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो गॉस का प्रमेय है। ये गॉस का प्रमेय चूंकि आप देखिए स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, गॉस थ्योरम। गॉस का प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, खासतौर से बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से और साथ साथ आईआईटी और नीट की भी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आने, चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, हर जगह आपके इससे संबंधित क्वेश्चन आने ही आने हैं। यह होता है ना कि गेहूं और भूसा, तो कुछ चैप्टर आपके भूसा है और कुछ चैप्टर गेहूं है, तो यह गेहूं है, प्योर गेहूं है और इससे क्वेश्चन आपके आना ही आना है। इसलिए इस पूरे चैप्टर को आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि एग्जाम्पल के साथ ऐसा समझाऊंगा कि आपको यह टॉपिक पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। क्योंकि देखिए गॉस प्रमेय है क्या, क्योंकि इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे वो किसी आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। लेकिन यहाँ पे भी हमें वैद्युत क्षेत्र ही पढ़ना है, वैद्युत फ्लक्स ही पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है यह गॉस का एक स्पेशल थियरी है। गॉस ने एक ऐसी परिकल्पना की कि अगर कोई आवेश है और किसी बंद पृष्ठ में कर दिया जाए, जैसे एक आवेश को इस पूरे बंद कमरे के अंदर रख दिया जाए, जैसे मान लीजिए एक लाइट को जला दिया गया, पूरे कमरे को क्लोज कर दिया जाए तो लाइट बाहर नहीं जाएगा, या फिर पूरे कमरे को क्लोज करके बाहर से अगर लाइट जलाया जाए तो कमरे के अंदर नहीं आएगा। तो उसने यही बताया कि अगर पूरे क्लोज सरफेस कर दिया जाए, पूरे बंद कमरे को कर दिया जाए, कमरे को बंद कर दिया जाए और इसमें आवेश रख दिया जाए, तो इस आवेश के कारण इसमें वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं कितनी निकलेंगी या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इन सभी चीजों का मान ज्ञात करने के लिए ही गॉस ने एक प्रमेय दिया। तो सबसे पहला कंडीशन की गॉस प्रमेय किसके लिए, बंद पृष्ठ के लिए। बंद पृष्ठ क्या हो सकता है, जैसे वॉलीबॉल हो सकता है, घन हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोन हो सकता है, ये सब क्या है, एक बंद पृष्ठ हैं, या कोई भी किसी भी प्रकार के आप बंद पृष्ठ बना सकते हैं और उसके बीच में जितने भी आवेश होंगे उन आवेशों के कारण जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, इसी का मान हम गॉस प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे। तो एक चीज तो क्लियर हो गया होगा आपको कि जो वैद्युत गॉस प्रमेय है वो किसके लिए है, बंद पृष्ठ है। उस बंद पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, क्योंकि गॉस के प्रमेय से पढ़ना, इसलिए उस बंद पृष्ठ को क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो उस पृष्ठ से संबंधित चीजों को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीजें उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग है क्षेत्रफल वेक्टर, यानी क्षेत्रफल सदिश। जनरली समान तौर पर हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, लेकिन नहीं, क्षेत्रफल क्या है, एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे सपोज, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दें कि 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर ये कोई क्षेत्रफल है। तो यह क्षेत्रफल आपके परिमाण केवल दिख रहा है 4 मीटर स्क्वायर है, लेकिन इसकी दिशा नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये लिख दें 4i कैप मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये क्या दिख रहा है आपको, इसमें क्या दिख रहा है, एक डायरेक्शन दिख रहा है आई। मतलब यह है कि 4 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है वह परिमाण उसका 4 मीटर है, लेकिन दिशा किधर है, उसकी दिशा किधर है, एक्स एक्सिस में। अगर 5j मीटर स्क्वायर रख दिया जाए, 5j कैप मीटर स्क्वायर लिया जाए, तो इसका मतलब यह है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो 5 मीटर है उसका परिमाण, लेकिन दिशा किधर है,
जे कैप की तरफ है। तो मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसका परिमाण देखिए दिया, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसके परिमाण के साथ दिशा भी होती है। और एक चीज और ध्यान देना, जैसे मान लीजिए कि एक पृष्ठ है, ये क्या एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, इस क्षेत्रफल पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा किधर है, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है या परपेंडिकुलर नीचे की तरफ है। तो कोई भी पृष्ठ होगा उस पृष्ठ के क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है। फिर याद रखिए क्षेत्रफल सदिश क्या है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसका परिमाण और क्षेत्रफल की दिशा का गुणनफल के बराबर होता है। तो ये परिमाण क्या हो गया, मान लीजिए पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ का परिमाण ए है और इसकी दिशा किधर है, लंबवत होती है। तो किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा यानी किसी भी पृष्ठ की जो दिशा होती है वह किधर होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। तो यही दिया कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है और क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। अगर मान लीजिए कि यह एक पृष्ठ बना दिया गया, क्या है, ये पृष्ठ है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, ये ऊपर की तरफ। अगर ये पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है तो इसका डायरेक्शन एन कैप ऊपर की तरफ होगी, क्या होगा, एन कैप होगी। तो इसको जब हम क्षेत्रफल सदिश के रूप में लिखेंगे तो ये क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसकी दिशा और इसका परिमाण ए के गुणनफल के बराबर होती है। या तो नीचे की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ हो सकता है। तो इसका परिमाण ए और इसका डायरेक्शन एन कैप, यानी इसकी एकांक सदिश क्या है, एन कैप। एन कैप क्या है, एकांक सदिश है जिसका परिमाण एक होता है। आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश का प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, दिशा ज्ञात करने के लिए। तो एन कैप को आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में लिखते हैं। तो ये हो गया। तो ये इसी तरीके से अगर ये सर्किल हो तो सर्किल के किसी भी पॉइंट पर देखा तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, इसके पृष्ठ के लंबवत होगा, पृष्ठ के लंबवत होगा। तो इसका जब हम ए वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, परिमाण ऑफ ए और इसका डायरेक्शन क्या है, एन कैप है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ए है, इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, ऊपर हो सकती है या नीचे हो सकती है। तो इसका भी दिशा, इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल ए है, इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ए इक्वल टू ए एन कैप। मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल का परिमाण ए और उसकी दिशा के गुणनफल ही क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। और क्षेत्रफल की दिशा हमेशा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। किधर होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। हमें लगता है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। किसी क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसे एक झापड़ लगाइए, एक झापड़ जब लगाएंगे तो ये पृष्ठ है, अब जितना बढ़िया पृष्ठ गाल पर लगेगा उतना ही बढ़िया उस पर निशान आएगा। तो ये मतलब ये है कि ये आप ऐसे चल रहे हो ना, तो ये पृष्ठ है, पृष्ठ का क्षेत्रफल के ये लंबवत चल रहे हैं। ऐसे हम कर दिए तो क्या होगा, डायरेक्शन इधर हो गया, डायरेक्शन इधर हो गया। ऐसे कर दिए तो डायरेक्शन ऊपर हो गया, डायरेक्शन नीचे हो गया। ऐसे कर दिए तो डायरेक्शन इधर हो गया, डायरेक्शन इधर हो गया। मतलब यह है कि पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा हमेशा लंबवत होती है। याद रखिए, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा हमेशा लंबवत होती है और क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। नेक्स्ट, इसके बाद हमको जानना है घन कोण। घन कोण के पहले हम लोग समझते हैं कोण क्या होता है। जनरली आप लोग क्लास थर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं कोण, कोण क्या है, एंगल क्या है। तो कोण क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए अगर हम कोई ऐसे लाइन खींच लें या ऐसे खींच लें या ऐसे खींच लें, तो इनके दोनों इन पॉइंट को जिस सेंटर पे आके मिलाते हैं, जिस सेंटर पे आके मिलाते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, कोण बनता है। इसे क्या कहते हैं, कोण बनता है। ये पृष्ठ के दोनों इन पॉइंट को लाके जहां मिलाएंगे तो इसमें बनेगा कोण। तो कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर आप पढ़े हैं क्या, चाप। चाप मतलब आर्क। और ये डिस्टेंस कितना है, इसको क्या कहते हैं, रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस यानी त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। क्या होती है, रेडियन। मतलब ये एक पृष्ठ है, पृष्ठ के दोनों इन पॉइंट से आके मिलाएंगे, जहां पे दो रेखाएं दोनों आके जहां मिलती है वहां कोण बनता है। लेकिन अगर इस पृष्ठ से सेंटर पे आके कोण बनाए, ऐसे ऐसे, देखिए यहाँ पे क्या है, ये आप जनरली खाए होंगे, कुल्फी खाते होंगे, कुल्फी खाते हैं। कुल्फी कैसा होता है, कोन की तरह होती है। तो एक पूरे सरफेस, एक क्लोज सरफेस, यानी मान लीजिए पूरे सरफेस से पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। यानी किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल कोई जरूरी नहीं है। देखिए एक चीज ध्यान ना, जैसे मान लीजिए कि हमने पृष्ठ ऐसा कर दिया, ऐसे बना लिया, तो अब इसके द्वारा लाकर आप यहाँ पे ऐसे मिला दिए,
तो यहाँ क्या बन गया, देखिए यहाँ क्या बन गया, एक कोण बन गया। ऐसे ही किसी भी प्रकार के ऐसे बना दिए, अब इसको लाके आप ऐसे मिला दीजिए, तो जहां आके बनेगा ये क्या कहलाता है, कोण बनाता है। तो किसी भी बंद पृष्ठ, यानी पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ को बंद करिए और सेंटर पर लाइए ऐसे, तो केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसी को घनकोण कहते हैं। क्या लिखा गया, किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घनकोण कहते हैं और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कि अगर आर त्रिज्या का कोई एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, आर त्रिज्या का एक गोला है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, डेल्टा ए है, तब इस पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा, डी ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर, डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो पृष्ठ है ना, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल किधर है, देखिए सब क्या है, परपेंडिकुलर है, सब क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो इस पृष्ठ की दिशा तो इधर है परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर इसको हम ऐसे कट करके तिरछा कर दें तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इधर हो गई। यहाँ क्या बन गया, थीटा। इस कंडीशन में जब ओमेगा लिखेंगे क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू, इसको डी ओमेगा ले देते हैं, अगर डीएस अगर ले लेते हैं एरिया, तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, ये तो आपका जनरली घनकोण हो गया, लेकिन किसी बंद पृष्ठ के द्वारा अगर कोण बना है, किसके द्वारा, किसी बंद पृष्ठ द्वारा, ऐसे आप ले लीजिए, जैसे पैराशूट ले लो, पैराशूट को ऐसे लेते हैं ना आप, ऐसे लाते हैं, ये पैराशूट हो गया। तो उस पैराशूट के द्वारा पूरा केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा, यानी किसी बंद पृष्ठ के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा उसका मान क्या होगा, उसको अगर टोटल निकालें तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाता है बताइए, ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर पूरा क्षेत्रफल अगर उस लिखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, कोई भी क्षेत्रफल आप ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, गोला बन रहा है, क्या बन रहा है, गोला बन रहा है। तो उस गोले का पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई होगा। ये हमको याद रखना होगा। किसी भी बंद पृष्ठ द्वारा, किसी भी बंद पृष्ठ द्वारा, किसी भी बंद गोली पृष्ठ द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है उसका मान कितना होता है, 4 पाई। यानी इसका मतलब है कि डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर जहां आएगा वहां पे क्या रख देंगे, 4 पाई रख देंगे। डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर जहां आएगा वहां क्या रख देंगे, 4 पाई रख देंगे। यानी किसी भी गोली पृष्ठ के, किसी भी गोली पृष्ठ के बंद पृष्ठ, यानी किसी भी गोली पृष्ठ अगर है उसका बंद पृष्ठ के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा उसका मान फिक्स होता है, और उसका मान कितना होता है, 4 पाई स्टे रेडियन। चूंकि अभी हम आगे जब पढ़ेंगे डेरिवेशन करेंगे तो वहां पे डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, डी ओमेगा, और डी ओमेगा की पूरी वैल्यू जब पूरे पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 4 पाई आएगी। पूरे पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना आएगा, 4 पाई आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे घनकोण क्या होता है, क्योंकि इसको पूरक मात्रक भी कहते हैं। आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, 2 पूरक कोण होते हैं, एक कोण होता है और एक घनकोण होता है, ठीक है। एक उसकी पूरक मात्रक हो गया, कोण का मात्रक रेडियन हो गया, और इसका स्टेरेडियन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, चूंकि हम लोग 2 चीज समझ चुकी, पहले समझ लिए कि क्षेत्रफल सदिश क्या है, और दूसरा हम लोग समझ चुके कि घनकोण क्या है। अब हम लोग देखते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जनरली आप पढ़े होंगे कि कोई किसी भी चार्ज से एक वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं होती है। जहां पर जितना अधिक वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ही अधिक होती है। तो सामान्यतः वैद्युत फ्लक्स भी जो है ना, वो वैद्युत बल रेखाओं का मापन ही है। वैद्युत बल रेखाओं का मापन है कि किसी पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो एक लाइन में याद रखिए कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, कि किसी भी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं कितनी निकल रही हैं। क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, हमें और आप सबको पता है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं का मापन है। सिंपल सा एक लाइन में याद रखिए, वैद्युत बल रेखाएं क्या है, वैद्युत बल रेखाएं किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की मापन है। क्योंकि देखिए फिजिक्स बहुत टफ नहीं है, आप फिजिक्स से प्यार करिए ना, जिस प्रकार से एक महबूबा से आप प्यार करते हैं और उसके प्यार में पागल हो जाते हैं, ऐसे ही जब आप फिजिक्स के लिए पागल जब हो जाएंगे, इसको पाने के लिए पागल हो जाएंगे, तो फिजिक्स भी आपसे प्यार करेगी। ये 100% है। तो फिजिक्स प्यार करने वाली चीजें हैं, इससे नफरत करने वाली चीज फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स से आप जितना ही प्यार करेंगे उतना ही फिजिक्स आपको मजा देगा।
तो अगर फिजिक्स से मजा लेना है तो फिजिक्स से प्यार करना सीखें। फिजिक्स से नफरत करेंगे तो फिजिक्स उतना ही आपसे नफरत करेगा, और फिजिक्स से जितना आप अधिक प्यार करेंगे उतना ही फिजिक्स आपसे प्यार करेगा। इसलिए फिजिक्स कहता है कि आप मुझसे प्यार करो, हम तुम्हारा बन के रहेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि फिजिक्स से आप प्यार करके अपना बना के रखते हैं या फिजिक्स से नफरत करके फिजिक्स को दूर कर देते हैं। तो आइए देखिए, हम कह रहे थे क्या कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अभी बताया हूं कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का मापन ही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और यह अदिश राशि है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, मान लीजिए कि एक पृष्ठ है, ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रहा है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, आपको पता है। जो ये दिशा है, देखिए ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत बल रेखा है, इसके पहले आप पढ़े हैं, और इनके बीच की जो दूरी समान होती है तो उसको कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये मान लेते हैं कि एक पृष्ठ ले लिया गया, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं का मापन ही क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो एक छोटा सा एरिया हम ले लिए क्या, डीए। इस डीए का डायरेक्शन क्या हो गया, देखिए यहाँ पे हो गया डीए हो गया, और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो इसके लिए जब हम फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला अगर हम लिखते हैं तो इसको लिखेंगे डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डीए, क्या हो जाएगा, ई इंटू डीए, ई इंटू डीए हो जाएगा, ई इंटू डीए हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये पूरा क्षेत्रफल ए है तो इस क्षेत्रफल से कितने वैद्युत बल रेखाएं निकल रहा है, तो इसको लिखेंगे फाई इक्वल टू ई इंटू ए, वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए, क्योंकि देखिए ई का भी डायरेक्शन ऊपर है और ए का भी डायरेक्शन इसी में है। देखिए यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत बल रेखाओं की दिशा और ए की दिशा दोनों के क्या है, दोनों के बीच का एंगल 0 है, यानी दोनों एक ही दिशा में, इसलिए फाई इक्वल टू क्या हो गया, ई इंटू ए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्षेत्रफल की दिशा आपका इधर है, लेकिन वैद्युत बल रेखाएं ये जा रही है, तो इसके बीच का कोण क्या बन गया, थीटा। और वैद्युत बल रेखाएं अधिकतम कब होगी, जब वैद्युत क्षेत्र ई और वैद्युत क्षेत्रफल की दिशा ये दोनों एक समान दिशा में हो। तो मतलब ये हो गया कि इसके दो डायरेक्शन होंगे, एक तो आपका परपेंडिकुलर बन गया और एक क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। इसके दो कंपोनेंट्स अगर बनाए तो अगर आप देखें तो ए क्षेत्रफल की दिशा किधर होना चाहिए, ए कॉस थीटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए कॉस थीटा होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल की दिशा में होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, यानी क्षैतिज होना चाहिए। इसलिए फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ई इंटू ए कॉस थीटा, या फाई इक्वल टू इसको क्या लिख देंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। चूंकि आप पढ़े भी हैं फाई क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। और यहां क्या हो गया, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, इसलिए क्या लिख सकते हैं इसको, फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो ये आपका फ्लक्स हो गया, क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। एक छोटे से पार्ट के लिए अगर मान लेते हैं कि अगर पूरे क्लोज सरफेस हो, कोई एक बंद पृष्ठ हो, क्या हो, एक बंद पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए अगर फ्लक्स लिखते हैं, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, बंद पृष्ठ ही पढ़ना है गॉस थ्योरम में, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, इसको क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल मतलब बंद पृष्ठ हो गया, और वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, वेक्टर डी ए। जैसे अगर यहाँ पे छोटा सा एक पार्ट है, अगर इसका छोटे से पार्ट के लिए डी ए लिखते हैं, तो पूरा अगर इसका फाई लिखना हो, तो पूरा अगर इसका फाई लिखना हो तो क्या लिखेंगे, पूरा इसका फाई लिखना हो तो आप लिखेंगे क्या, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, वेक्टर डी। अब इनके बीच का एंगल क्या होगा, डी ए कॉस थीटा। अब देखिए ई इधर है और ए इधर, इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, वैल्यू रख के निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, या फाई इक्वल टू ई इंटू ए। या अगर बंद पृष्ठ के लिए देखते हैं तो बंद पृष्ठ के लिए क्या होगा, बंद पृष्ठ के लिए होता है आपका फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए। दूसरा चीज आता है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं बीमी सूत्र। तो जनरली आप जानते हैं क्या, फाई इक्वल टू क्या है, ई इंटू ए, ई इंटू ए। ई मतलब हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका मात्रक आप पढ़े हैं क्या, न्यूटन
क्या होता है, E इक्वल टू एफ अपन क्यू, तो न्यूटन पर कूलाम, क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम। और ए का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, क्या होगा, मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। किसकी वैल्यू हो गई ये, 5e का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब इसका बीमी सूत्र अगर लिखना है तो बीमी सूत्र लिखने के लिए बहुत आसान है। देखिए न्यूटन का क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू, आपको पता ही है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। ऐसे ही इसका हो गया क्या, एल स्क्वायर, और सी का क्या होता है, एटी, सी का क्या होता है, एटी, तो क्या हो जाएगा, ए पे माइनस वन, टी पे माइनस वन। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एम एल स्क्वायर यानी एम एल स्क्वायर, एल स्क्वायर एल स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल क्यू हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, एम एल क्यू। और टी पे माइनस टू और टी पे माइनस वन, क्या हो जाएगा, टी पे माइनस थ्री, क्या हो गया, टी पे माइनस थ्री। और दूसरा क्या बच गया, ए माइनस वन, क्या बच गया, ए माइनस वन, तो ए डायमेंशन हो गया। या इसी को अगर एमकेएस पद्धति में अगर मात्रक लिखे तो क्या हो जाएगा, एम का मात्रक किलोग्राम, इसका हो गया मीटर पर क्यू अपान सेकेंड क्यू और पर एम्पियर। ये आपका एमकेएस पद्धति में आपका मात्रक हो गया। एक बार चेक कर लीजिए, इसमें कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, हमें लगता है कि इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं गॉस का प्रमेय। अब हम लोग देखते हैं गॉस का प्रमेय। इतना टॉपिक पढ़ने के बाद हम अब गॉस का प्रमेय जब पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर होंगी और समझ में आएगी। देखिए गॉस प्रमेय भी इसके पहले ही बताया हूं कि किसके लिए है, बंद पृष्ठ के लिए। तो गॉस प्रमेय क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, कोई अगर बंद, जैसे मान लीजिए बंद कमरा है, अब इस कमरे में अगर कोई आवेश है तो उससे जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। मतलब उस आवेश से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, यानी कितना वैद्युत फ्लक्स हुआ है, वो डिपेंड करेगा कि उस बंद पृष्ठ में कितने आवेश रखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने एक क्यू ले लिया, यहाँ पर चार्ज क्या ले लिया, Q1 ले लिया, यहाँ पे माइनस चार्ज Q2 रख लिया, यहाँ पे प्लस Q3 ले लिया, तो इस बंद पृष्ठ, और एक बाहर ले लेते हैं Q4, हम कहें कि इसकी वजह से कुल बंद पृष्ठ क्या होगा, तो इसके लिए कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो इसके लिए कह रहा है घिरे हुए कुल आवेश का Q का 1/ε0 होता है, यानी phi इक्वल टू Q इंटू 1/ε0 इक्वल टू Q अपॉन ε0। यही है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ A से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स phi E उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। मतलब phi इक्वल टू Q इंटू 1/ε0 इक्वल टू Q अपॉन ε0। उस बंद पृष्ठ में कितने आवेश हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर एक बंद पृष्ठ ले लिए Q1 Q2 Q3, यहाँ Q4 रखा गया, हम कहें कि इस पूरे सिस्टम की वजह से वैद्युत फ्लक्स निकालिए, तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए आप पढ़े क्या, phi इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 अपॉन ε0। बाहर वाला नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि गॉस के अनुसार जो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है उसी की वजह से वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा, बाकी जो बाहर है उसके वजह से नहीं होगा। क्यों नहीं होता है, इसका आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि आगे की वजह, जो बाहर वैद्युत आवेश है उसके वजह से वैद्युत फ्लक्स क्यों नहीं होता है। तो ये आपका हो गया phi इक्वल टू Q1 माइनस Q2, यानी चार्ज के यानी साइन के साथ लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, टोटल वैद्युत फ्लक्स हो गया। तो यही गॉस प्रमेय है कि किसी बंद पृष्ठ की वजह से अगर वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो किसी बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश जितना होगा उसी का 1/ε0 गुना कर देंगे तो वैद्युत फ्लक्स हमको मिल जाएगा। ठीक है, परंतु बंद पृष्ठ से अगर बद्ध है तो उसके लिए वैद्युत फ्लक्स क्या पढ़े हैं, phi इक्वल टू E इंटू DA इक्वल टू Q। अब हम लोग गॉस प्रमेय का डेरिवेशन करते हैं, व्युत्पत्ति करते हैं कि कैसे निकलता है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई हम ऐसे पृष्ठ ले लिए, कोई भी इस प्रकार का
पृष्ठ ले लीजिए और मान लीजिए कि इसमें कोई चार्ज है Q। तो अब इससे बहुत सारे वैद्युत बल रखे हैं, चारों तरफ निकलेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसके बंद पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल हमको निकालना, तो एक छोटा सा क्षेत्रफल है, छोटे छोटे क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे क्षेत्रफल में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। इसके वजह से मान लेते हैं कि यह पॉइंट P हो गया, ये छोटा सा पार्ट ले लिया गया। मान लीजिए कि ये जो छोटा सा पार्ट जो लिया गया DA, इसका डायरेक्शन किधर है, बाहर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है। इसके बीच का कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब इससे जो है एक हम कोण बनाते हैं, क्या बनाते हैं, घन कोण बनाते हैं। इसको ला कैसे यूं ही मिला देते हैं, एक छोटे से पार्ट को हम ऐसे इसको मिला देते हैं, एक छोटा सा पार्ट हो गया थीटा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो है ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और ये आपका DA का डायरेक्शन है। देखिए ये क्या है, DA, और ये है वैद्युत क्षेत्र की, यानी प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र हो रहा है उसकी दिशा हो गई E और DA। अब इस प्लस की वजह से चूंकि डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं R है, R डिस्टेंस पे है, तो R डिस्टेंस पर जो है, R डिस्टेंस पर क्या है, आवेश है। तो आप जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यानी बिंदु आवेश के कारण बिंदु P, मान लीजिए कोई एक पॉइंट क्या है, यहाँ पे P है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, ये होगी। और इस छोटे से पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स होगा, इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, EDA cos थीटा, EDA cos थीटा। और टोटल जब फाई निकालोगे, क्योंकि टोटल पार्ट क्या है, एक छोटे छोटे पार्ट में सबको डिवाइड किया गया, छोटे छोटे आप क्षेत्रफल में क्या किए हैं, डिवाइड किए गए हैं, और सबका मान लगभग समान है। तो इसलिए टोटल जब आप निकालेंगे क्या करना पड़ेगा, इस क्लोज इंटीग्रल पूरे बंद पृष्ठ के लिए आपका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, E/DA cos थीटा, E/DA cos थीटा, या फाई इक्वल टू, अब इसको क्या लिख देंगे, E की जगह क्या लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² DA cos थीटा। बट लेकिन आप क्या करेंगे, यहाँ पे DA cos थीटा अपान r² की जगह क्या लिख देंगे, d ओमेगा, क्योंकि आप पढ़े हैं कि DA cos थीटा अपान r² की वैल्यू क्या होती है, d ओमेगा होती है, यानी बंद पृष्ठ द्वारा बने घन कोण की वैल्यू क्या होती है, d ओमेगा होती है। इसलिए फाई इक्वल टू क्या लिख दोगे, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल क्या हो गया, d ओमेगा। तो एक छोटे से पार्ट के लिए ओमेगा है, जब पूरे बंद पृष्ठ के लिए आप कोण बनाएंगे तो d ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई। अभी हम बताएं कि किसी भी बंद पृष्ठ के लिए जब घन कोण हम निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 4 पाई होता है। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसकी जगह क्या लिख देते हैं, 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इसलिए फाई इक्वल टू क्या आ गया, Q/एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, ये आपका प्रूव हो गया। तो इसको आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। या एक अदर मेथड भी है, एक अदर मेथड भी है, बहुत आसान है, उसको देख लीजिए। अगर मान लेते हैं, मान लीजिए कि एक आपका स्फीयर हो गया, एक आप स्फीयर हो गया, और इसके सेंटर पे क्या रखा गया, एक चार्ज Q रखा गया है। यहां से r डिस्टेंस पर, यानी इसकी रेडियस अगर r है, तो r डिस्टेंस पे जाकर एक छोटा सा एरिया ले लीजिए, कितना, DA, क्या हो गया, DA हो गया। तो यहाँ पे देखिए, इसके वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा बाहर की तरफ, और इसके वजह से DA का भी डायरेक्शन क्या हो गया, बाहर की तरफ होगी। तो अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको चाहिए तो आप ऐसे मिला सकते हैं, ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब इस छोटे से पार्ट के लिए जो वैद्युत फ्लक्स होगी वो फाई, टोटल फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल E/DA, या फाई इक्वल टू, इसको क्या लिख देंगे आप, E तो सेम रहेगा लेकिन क्षेत्रफल टोटल हमको DA निकालना है, इसलिए फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं E/4 पाई r², क्योंकि इस पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई r²। लेकिन ये तो इक्वेशन हो गया क्या, फर्स्ट। लेकिन E इक्वल टू क्या होता है, आप पढ़े किसी बिंदु आवेश के कारण, अगर मान लीजिए पॉइंट P है तो इस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये वैल्यू जब इसमें पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यह आपको मिल जाएगा क्या, फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर कैंसिल हो गया, यानी फाई इजकल टू क्या हो गया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही आपका गॉस थ्योरम हो गया। तो आप किसी भी मेथड से, चाहे इस तरह से चाहे इससे, बिना सॉलिड एंगल का है, डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख के निकाल सकते हैं। तो हम दोनों ही मेथड से, किसी मेथड से आप प्रूव कर सकते हैं। तो आज तक हम ये गॉस प्रमेय रहा, आज तक हम लोग आज जो है हम लोग गॉस प्रमेय पढ़े। कल हम लोग गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो आंकिक प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा। अगर आपको चीजें समझ में आई, अगर आप चाहते हैं आपको रेगुलर ऐसे वीडियो मिलता रहे और आप सीरियस होकर पढ़ाई करता रहे, आपकी पढ़ाई सीरियस होता रहे, बकलोली कम हो, पढ़ाई ज्यादा हो, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।